लाल आंखों वाला आदमी नीचे जमीन पर पड़े सफेद बालों वाले आदमी को देखता है। कितना दयनीय है। उसकी गर्दन से खून की धार बह रही है और वो सांस लेने के लिए तड़प रहा है। वो बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाने की कोशिश करता है। लाल आंखों वाले आदमी की तरफ देखते हुए वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाता है, फेलिक्स, मैं तुम्हारा बाप हूँ। फेलिक्स उस आदमी के हाथ पर अपना पैर रखकर उसकी उंगलियां कुचल देता है। दर्द भरी एक चीख हवा में गूंज उठती है। फेलिक्स अपनी छोटी तलवार निकालता है जिसकी धार चमकती है। ठंडी रोशनी में उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान तैर जाती है। उसके चेहरे पर लगे खून के धब्बे और भी गहरे लगने लगते हैं। जब हम मिलेंगे नर्क में दोबारा, तब हम अपने बाप बेटे का रिश्ता फिर से निभाएंगे। इतना कहकर वो अपनी तलवार उस सफेद बालों वाले आदमी के गले पर तान देता है। तलवार मांस को चीरती हुई गला काट देती है। एक लॉकेट छनक कर खून के तालाब में जा गिरता है। फेलिक्स अपना खून से सना हाथ आगे बढ़ाकर उसे उठा लेता है। वो अपने हाथ में मौजूद लॉकेट को घूरता है। उसके चेहरे के भाव गहरे और रहस्यमय हैं। उसके अंदर एक औरत की तस्वीर जड़ी हुई है। फेलिक्स की उंगलियां धीरे से तस्वीर को सहलाती हैं। मेरी प्यारी लिली, मेरे बिना ये पिछले 5 साल, क्या तुम खुश थी? मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अब भी मुस्कुरा सकती हो, पहले की तरह दिल से। लिलियाना एस्ट्रा एडविन साम्राज्य की सबसे चहेती राजकुमारी। लोग कहते हैं कि उसकी आंखें रात के आसमान के सबसे चमकीले सितारे हैं। एडविन का नगीना। उसे अपने परिवार से बहुत प्यार मिलता है। लिलियाना एक फूल। अपने पिता के सिर पर फूलों का ताज रखती है। जब पूरा परिवार बगीचे में चाय की मेज पर इकट्ठा होता है, लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। लिलियाना अपनी बग्घी से बाहर झुकती है और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हाथ हिलाती है। भीड़ आगे बढ़ती है। राजकुमारी जी, क्या आप कुछ ताजे फल लेंगी? राजकुमारी, प्लीज हमारे साथ चाय पीजिए। प्यार के देवता भी उस पर मेहरबान हैं। काफी वक्त हो गया। राजकुमारी, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? हर कोई उसे बेइंतहा चाहता है, लेकिन प्यार एक नाजुक चीज है। एक दिन उस पर अपनी बहन की हत्या का आरोप लगता है। सम्राट रेजिनाल्ड अपने सिंहासन पर बैठे हैं। साफ जाहिर है कि तुमने ही पहली राजकुमारी विक्टोरिया को मारा है। क्या तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है? युवराज सेबेस्टियन एक तरफ खड़े हैं। रानी मार्गरेट ने दूसरे राजकुमार अलेक्जेंडर को पकड़ा हुआ है। परिवार उसे ठंडी, बेपरवाह नजरों से देख रहा है। लिलियाना का पूरा शरीर कांप रहा है। सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये मैंने नहीं किया। मैं अपनी बहन को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रानी मार्गरेट की आंखें खून से लाल हैं। तुम अब भी नाटक क्यों कर रही हो? बिल्कुल अपनी घटिया माँ की तरह। तुझे बस बेचारी बनना आता है। सम्राट रेजिनाल्ड अपना चेहरा हाथ से ढक लेते हैं। रानी, बस करो। रानी गुस्से से दहाड़ती है। आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? जिस बच्ची को मैंने अपनी बेटी की तरह पाला, वो मुझे ये सिला दे रही है। ये बहुत ज्यादा है। वो आगे बढ़ती है और लिलियाना के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ देती है। लिलियाना के चेहरे से आंसू बहने लगते हैं। मैंने सच में कुछ नहीं किया, रानी रो पड़ती है। मेरी प्यारी विक्टोरिया। दूसरा राजकुमार अलेक्जेंडर उस पर दबाव डालते हुए बोलता है, गवाह और सबूत सब मौजूद हैं। जहर भी इसी के कमरे से मिला है। पिताजी, क्या आप अब भी इस औरत को बचाएंगे? सम्राट थके हुए अपने सिंहासन पर पीछे टिक जाते हैं। वो धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं और लिलियाना को देखते हैं। लिलियाना बेबसी में चिल्लाती है, पिताजी, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, यह एक गलती है। सम्राट का चेहरा दर्द से भर जाता है। वो अचानक मुंह भर ताजा खून खांसते हैं। खून हर तरफ छिटक जाता है। उनका हाथ बेजान होकर नीचे गिर जाता है। लिलियाना की आंखें डर से फैल जाती हैं। युवराज सेबेस्टियन सदमे में सिंहासन की ओर भागते हैं, फिर पहरेदारों की तरफ मुड़ते हैं। लिलियाना को काल कोठरी में फेंक दो और फैसले का इंतजार करो। जैसे ही पहरेदार लिलियाना को घसीटते हैं, वो अब भी चिल्लाती है, पिताजी। सेबेस्टियन उस पर अपनी तलवार तान देता है। तुझे अब भी पछतावा नहीं है? क्या अगला नंबर पिताजी का है? लिलियाना बेबसी से उसे देखती है। भाई, सेबेस्टियन दहाड़ता है। मुझे भाई मत कहो, मेरी तुम जैसी जहरीली कोई बहन नहीं है।
लिलियाना की आंखों की रोशनी पूरी तरह से बुझ जाती है। कोई मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहा? पहरेदार उसे हॉल से बाहर घसीट कर ले जाते हैं। लिलियाना मौत की हकदार है, इसे रोज कोड़े मारे जाए। फैसला होने तक लोहे की सलाखें धीरे धीरे नीचे आ रही हैं, रोशनी और उम्मीद को खत्म करते हुए। तहखाना ठंडा और नम है। लिलियाना जमीन पर सिमटी हुई पड़ी है। उसके कपड़े फटे हुए और खून से सने हैं। उसके टखनों में लोहे की जंजीरें बंधी हैं। अंधेरे में कदमों की आहट गूंजती है। एक पहरेदार कहता है, महाराज, यहाँ खतरा है। सेबेस्टियन बेपरवाही से हाथ हिलाता है, कोई बात नहीं, मुझे लिलियाना से अकेले में बात करनी है। पहरेदार सिर झुकाकर चला जाता है। लिलियाना कमजोरी से सोचती है और जुल्म। सेबेस्टियन उसकी तरफ देखता है। मेरी बेचारी बहन। लिलियाना सलाखों की ओर रेंगती है। भिया वह लोहे की सलाखों को कसकर पकड़ लेती है। पिताजी कैसे हैं? क्या माँ ठीक है? वह मेरे लिए बहुत परेशान होंगी। सेबेस्टियन अपना चेहरा ढकने के लिए हाथ उठाता है। पिताजी, वो लिलियाना कांपने लगती है। सेबेस्टियन अचानक पागलों की तरह हंसने लगता है। तुम सच में उम्मीदों पर खरी उतरी। कितना मजेदार है। वह सलाखों के बीच से हाथ डालकर लिलियाना की ठोड़ी पकड़ लेता है। तुम्हें अजीब नहीं लगा? तुम्हारा प्यारा भाई अचानक बदल गया। यह सब कुछ सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी माँ की वजह से है। कैसा लग रहा है जन्नत से जहन्नुम में गिरकर? यह तो बस शुरुआत है। एडविन के सारे लोग चाहते हैं कि तुम्हें मौत की सजा मिले। चौराहा लोगों से खचाखच भरा है। वही लोग जो कभी चिल्लाते थे, राजकुमारी की जय हो, अब महल के सामने जमा है। लिलियाना की बोलती बंद हो जाती है। वह जमीन पर गिर पड़ती है। सेबेस्टियन बोलता रहता है, मैंने उनसे कहा, भले ही तुम एक मुजरिम हो, पर तुम मेरी बहन हो। मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा ताकि तुम अपनी बाकी की जिंदगी अपने गुनाहों का प्रायश्चित करते हुए बिताओ। लोग मेरी रहमदिली की तारीफ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं एक महान शासक बनूंगा। आखिरकार विक्टोरिया की मौत का कोई मतलब निकला, है ना? लिलियाना अपना सिर झुका लेती है। उसके लंबे बाल उसका चेहरा ढक लेते हैं। भैया क्यों? सेबेस्टियन का चेहरा गुस्से से बिगड़ जाता है और वह सलाखों को कसकर पकड़ लेता है। मैंने तुमसे कहा था न कि मुझे भैया मत बुलाओ। तुम्हारा प्यारा भाई बनने का नाटक करते करते मुझे घिन आने लगी है। मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बेवकूफी से तंग आ गया हूँ। तुमने मेरी बहन को मारा, तुम्हें सच कभी पता नहीं चलेगा। तुम अपनी माँ के बारे में पूछ रही थी, है ना? वह धीरे से हंसा। तो सुनो, तुम्हारी उस नीच माँ को फांसी दे दी गई है। लिलियाना की आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। सेबेस्टियन लिलियाना के बाल पकड़ लेता है। तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। वह अपनी पकड़ छोड़ देता है। ओह हाँ, फेलिक्स भी आया था। अगर वो यहाँ होता तो तुम्हें जरूर बचाता, है ना? पर तुमने तो उसका दिल तोड़ दिया। तुमने उसे वापस वल्हैला भेज दिया। लिलियाना दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लेती है। वह चीखती है, मुझे तड़पाना बंद करो, मुझे मर जाने दो। सेबेस्टियन की आवाज बर्फीली है। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम हर एक तकलीफ का मजा चखो। मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। आसान मौत चाहिए, तुम्हें वो दर्द चखना होगा जो मैंने अब तक सहा है। वह जाने के लिए मुड़ता है। कम से कम अपने पिताजी के होश में आने तक तो इंतजार करो। आखिरकार वो तुम्हें कितना लाड़ करते हैं। सेबेस्टियन पीछे मुड़कर देखता है। उसके होठों के कोने पर एक क्रूर मुस्कान है, लेकिन वो भी तब जब वो होश में आ पाएंगे, है ना? लिलियाना अंधेरी घुमावदार पत्थर की सीढ़ियों से भारी कदमों की आवाज गूंजती है। दो नौकरानियां तहखाने में नीचे झांकती हैं। उनमें से एक बोलती है, उसे देखो, किसी आवारा कुत्ते की तरह। तुम कुछ भी फेंको, वो खा लेगी। रोटी का एक टुकड़ा सलाखों के बीच से फेंका जाता है। वह ठंडे पत्थर के फर्श पर गिरता है। एक नौकरानी अपना मुंह ढककर धीरे धीरे खिलखिलाती है। यह रहा तुम्हारा खाना, तुम्हारी पसंदीदा कोको ब्रेड। लिलियाना अपना सिर उठाती है और सूनी नजरों से सलाखों की ओर रेंगती है। उसके हाथ कांप रहे हैं जब वो कोको ब्रेड की तरफ बढ़ती है। वह ब्रेड पकड़ती है और बिना झिझक के उसे काट लेती है।
भूखों की तरह उसे खाने लगती है। दोनों नौकरानियां यह देखकर तेज और मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसने लगती हैं। वे अपना मुंह ढक लेती हैं। उनके शरीर पागलों वाली हंसी से कांप रहे हैं। लिलियाना सब कुछ नजरअंदाज करती है और पागलों की तरह ब्रेड खाती रहती है, जैसे कि यह दुनिया का एकमात्र खजाना हो। एक नौकरानी अपनी भौहें सिकोड़ती है। राजकुमारी को नहाए हुए कितने दिन हो गए, बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही। चलो जल्दी, यहाँ बहुत सड़ांध है, मुझे उल्टी आ जाएगी। दोनों नौकरानियां तहखाने की पत्थर की सीढ़ियों से ऊपर चली जाती हैं। कदमों की आहट दूर होती है। एक आवाज सुना है, वलहल्ला में तख्ता पलट हुआ है। बादशाह को उनके ही बेटे ने मार डाला। कितनी बेरहम कहानी है, कहते हैं वो बेटा फीलिक्स है, वही आदमी जो कभी यहाँ कैद था। दूसरी नौकरानी हैरान दिखती है। क्या? मुझे लगा वो बहुत पहले मर गया। वलहल्ला में जिंदा रहना कोई आसान बात नहीं है। एडविन सच में एक अच्छा देश है ना? युवराज ने 5 सालों तक महाराज का ख्याल रखा है। कितने वफादार हैं। लिलियाना अपना सिर उठाती है। उसकी हरी आंखों में एक भाव कौंधता है। फीलिक्स वो ठंडे पत्थर के फर्श पर बैठी है, सूखी रोटी का एक टुकड़ा कसकर पकड़े हुए। उसकी सूनी नजरों में कोई भाव नहीं है। एक आंसू लुढ़क कर उसकी गंदी आस्तीन पर गिरता है। उसके हाथ कांपते हैं, रोटी जमीन पर गिर जाती है। उसके मन में फीलिक्स का चेहरा उभर आता है। दीवार में ऊंची बनी छोटी खिड़की से रोशनी की एक लकीर गिरकर तहखाने को रोशन कर देती है। लिलियाना जमीन पर पड़ी है। उसके लंबे बाल मुरझाए फूलों की तरह बिखरे हुए हैं। आंसू उसकी आंखों के कोनों से बहकर उसके मैले गालों में समा रहे हैं। कितना वक्त हो गया ये नाम सुने हुए, पता नहीं वो कैसा होगा। तहखाने की लोहे की खिड़की से रोशनी छनकर अंदर आती है। लिलियाना अपना सिर उठाकर अपनी आंखों को उस चकाचौंध से बचाती है। कितनी तेज वो उठकर बैठ जाती है और रोशनी के उस टुकड़े को देखने लगती है। उसकी आंखें हैरान और सूनी हैं। वो 5 साल से कैद है। शुरू में सेबास्टियन को उसे तड़पाने में मजा आता था। सेबास्टियन पागलों की तरह हंसता है। कातिल, तू एक दुष्ट औरत है। एडविन का कलंक, मुझसे रहम की भीख मांग। बाद में जब उसकी प्रतिक्रियाएं धीमी पड़ गईं, तो वो इस तड़प से ऊब गया। सेबास्टियन की निगाहें बर्फीली हैं। सच कहूँ तो मुझे तुमसे निराशा हुई। वो लिलियाना की ठोड़ी पकड़ता है। तुम मदद के लिए भीख क्यों नहीं मांगती? क्या मैं तुम पर जान नहीं छिड़कता था? अगर तुम रो और मुझसे भीख मांगो तो शायद मुझे तुम पर तरस आ जाए। लिलियाना के होंठ कांपते हैं, आंसू चुपचाप बहने लगते हैं। वो चुप रहती है। सेबास्टियन की उंगलियां कस जाती हैं। लिलियाना की आंखों में सिर्फ खालीपन है। सेबास्टियन का मुंह टेढ़ा होता है। वो बेसब्री से अपनी जुबान चटकाता है, फिर बेरहमी से लिलियाना का सिर दूर धकेल देता है। वो नौकरानियों की तरफ मुड़ता है। तुम लोग इस लड़की की देखभाल कैसे कर रही हो? बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही, इसे फौरन नहलाओ। वो जमीन पर एक रुमाल फेंकता है और जाने के लिए मुड़ता है। नौकरानी अदब से जवाब देती है, जो हुक्म युवराज। 2 साल बीत जाते हैं, वो फिर कभी नहीं आता। नौकरानी कोठरी का दरवाजा खोलती है। उसका लहजा सपाट है। युवरानी, आपके नहाने का समय हो गया। बर्फ जैसे ठंडे पानी की एक बाल्टी लिलियाना के ऊपर उंडेल दी जाती है, उसे पूरी तरह भिगोते हुए। लकड़ी की बाल्टी एक धम की आवाज के साथ जमीन पर लुढ़क जाती है। नौकरानी कोठरी का दरवाजा बंद कर देती है। वो ठंड से कहती है, शांति से आराम करो। लिलियाना अपना भीगा हुआ चेहरा उठाती है और गहरी सांस छोड़ती है। वो गालियां और वो जिल्लत जिनकी वजह से कभी मैं गायब हो जाना चाहती थी, अब धीरे धीरे उनका असर खत्म हो रहा है। वो अपना हाथ उठाकर चेहरे से पानी पोंछती है। उसकी हरी आंखों में एक ज्वाला भड़क उठती है, एक ठंडी सी जागृति। मैं उसे पछताने पर मजबूर कर दूंगी। मुझे इन 5 सालों तक जिंदा छोड़ने पर पछताने पर। मैंने अक्सर सपना देखा है, उन सीढ़ियों पर चढ़ने का सपना। सबसे ऊपर क्या है? हालांकि मैं जानती हूँ कि वहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। मैं उस दिन को देखना चाहती हूँ जब हर वो इंसान जिससे मैं नफरत करती हूँ जहन्नुम में सड़ेगा
पानी की बूंदें पत्थर की दीवारों से टकरा रही हैं। लिलियाना कोठरी में खड़ी है, नौकरानी हाथ बांधे खड़ी है। सेबास्टियन अपनी उंगलियों से नाक और मुंह ढक लेता है। तुमसे अभी भी भयानक बदबू आ रही है, हालांकि तुम थोड़ी बड़ी हो गई हो। कितनी चिढ़ हो रही है। लिलियाना अपना सिर उठाती है। बहुत वक्त हो गया सेबास्टियन। 3 साल बाद तुम्हें आखिर मेरी याद आ ही गई। सेबास्टियन के चेहरे पर मजाक का भाव है। 3 साल अब तुम मुझे भाई भी नहीं बुलाते। लिलियाना कड़वाहट से मुस्कुराती है। भाई, अब मेरे पास कुछ नहीं है। अगले बादशाह से उम्मीद लगाना अब नामुमकिन है ना? सेबास्टियन अपनी भौहें सिकोड़ता है। सही कहा एडविन की शान। अपनी नेक रूह के बावजूद अब तुम एक कैदी के अलावा कुछ नहीं हो। जो तुमसे प्यार करते थे वे सब जा चुके हैं। 5 साल की कैद के बाद भी तुम अब भी गर्व से चमक रहे हो, क्यों? सेबेस्टियन की माँ एक करछुल से उसके सिर पर ठंडा पानी डालती है। महाराज जैसे तो तुम दिखते हो, तो फिर वो सिर्फ उस मामूली औरत और उसके बच्चे पर ही क्यों प्यार लुटाते हैं? तुम फिर से लिलियाना के साथ खुशी खुशी खेले, है ना? मुझे धोखा क्यों दिया? मैं उसे महसूस क्यों नहीं करा सकती? वो तकलीफें जो मैंने सही हैं। सेबेस्टियन पूरी तरह भीग चुका है। कांपते हुए वो धीरे से कहता है, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, लेकिन लिलियाना मेरी बहन है। उसकी माँ गुस्से से आग बबूला हो जाती है। कैसी बहन? वो एक मामूली औरत की बेटी है। उस माँ बेटी ने मुझसे महाराज का प्यार छीन लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और तुम उसे अब भी बहन बुलाते हो। सिर्फ मैं ही हूँ जो तुमसे सच्चा प्यार करती है। मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे लिए किया है। मैंने महाराज का प्यार खो दिया, इसलिए तुम्हें मुझसे प्यार करना ही होगा। सुन रहे हो? समझे तुम? सेबेस्टियन सिसकता है। जी माँ। सेबेस्टियन लिलियाना की ओर देखता है। तुम बाहर की दुनिया देखना चाहती हो, है ना? मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। लिलियाना चुप रहती है। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं है। सेबेस्टियन का हाथ लिलियाना के सिर को छूता है। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? मैं तो तुम्हें आजाद करने आया हूँ। लगता है तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है। वो नौकरानी को हुक्म देने के लिए मुड़ता है। वल्हैला के गार्ड आ गए हैं। राजकुमारी को तैयार करो। इस हाल में बाहर जाने से देश की बेइज्जती होगी। नौकरानी हाथ नीचे किए हुए जवाब देती है, जी हुजूर। वो उसे एक रुमाल देती है। सेबेस्टियन रुमाल लेकर अपने हाथ पोंछता है। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। तुम आखिरकार आजाद हो गईं। खुश हो जाओ। वो मन ही मन सोचता है। मायूसी महसूस करो। उस दर्द को महसूस करो, मेरी इस बिगड़ी हुई बदसूरत जिंदगी की तरह। मैं तुम्हारी उम्मीद की आखिरी किरण को भी कुचल दूंगा। जब तुम असली जहन्नुम में गिरोगी, मैं खुशी खुशी फिर से तुम्हारा भाई बन जाऊंगा। बारिश शहर को घेर लेती है। एक बग्घी बारिश में से गुजर रही है। उसके झंडे भीगे हुए और झुके हुए हैं। बारिश में भीड़ जमा है जो अपने लबादों में चुपचाप देख रही है। लिलियाना एक हुड़वाला लबादा पहने बग्घी में बैठी है। उसके चेहरे पर एक खालीपन है। क्या यह एक सपना है? उसने कसकर अपने हाथ पकड़ रखे हैं। क्या फेलिक्स सच में मुझसे नफरत करता है? सेबेस्टियन अपना वाइन का ग्लास उठाता है। तुम्हारा भाई होने के नाते मुझे तुम्हें चेतावनी देनी होगी। वो देश किसी भी जेल से ज्यादा अंधेरा है। फेलिक्स कभी एक दुश्मन देश का राजकुमार और बंदी था। अब वो एक सम्राट है, एक राजा का कातिल। वो कभी किसी से भी ज्यादा तुमसे प्यार करता था। अगर तुमने उस भरोसे को धोखा न दिया होता तो शायद वो तुम्हें बचा लेता। लेकिन अब लगता है वो मुझसे भी ज्यादा तुमसे नफरत करता है। सेबेस्टियन व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराता है। मेरी प्यारी बहन, तुम ही हो जिसने उसे एक शैतान में बदल दिया। फेलिक्स हंटिंगटन, वल्हैला का सम्राट। उसने अपने ही हाथों से अपने पिता और सभी भाइयों को मार डाला। वो सिंहासन पर चढ़ने के लिए परिवार और दोस्तों की लाशों पर से गुजरा है। सेबेस्टियन का हाथ लिलियाना के सिर को सहलाता है। तुम्हारे लोग तुम्हें विदा करने आए हैं।
इतना दुखी दिखना बंद करो। एक अच्छी बंदी बनो। उन्हें एडविन की शान दिखाओ। दिखाओगी ना? लिलियाना बग्घी में बैठी है। उसके हाथ घुटनों पर रखे हैं। वो बग्घी की खिड़की से बाहर देखती है। माँ, पिताजी, बहन विक्टोरिया और मेरी प्यारी मातृभूमि मेरे लौटने का इंतजार करना। एक अंडा आकर बग्घी की खिड़की से टकराता है। उसकी जदी फैल जाती है। भीड़ बारिश में चिल्लाती है, गद्दार, कातिल। एक लबादा पहने शख्स बग्घी की ओर इशारा करता है। धोखेबाज, वल्हैला भाग जाने से कुछ नहीं बदलेगा। खून का बदला खून, इंसाफ होकर रहेगा। तुमने दुश्मन के साथ मिलकर अपनी बहन की हत्या की और महाराज को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जहन्नुम में जाओ। सेबेस्टियन शहर की दीवार पर खड़ा सब देख रहा है। उसके चेहरे पर खुशी है। जो लोग तुमसे प्यार करते थे अब नहीं करते। कैसा लगा यह विदाई का तोहफा? यह महाराज की रहमत है। एक लाल बालों वाला आदमी बग्घी के पास आकर रुकता है। उसने लबादा पहना है और कमर पर एक लंबी तलवार है। वो काल है, वल्हैला के शाही गार्ड्स का कमांडर। काल की नजरें तेज हैं। जो कोई भी राजकुमारी लिलियाना का अपमान करेगा, वल्हैला की सेना तुम्हारे देश को कुचल देगी। 3 दिन के अंदर भीड़ फौरन खामोश हो जाती है। सबके चेहरों पर खौफ छा जाता है। काल कहता है, हम राजकुमारी को अपने देश में सही सलामत पहुंचाएंगे। लिलियाना खामोश रहती है। उसकी आंखें उदास और थकी हुई हैं। काल उससे कहता है, अगर आप जिंदा रहना चाहती हैं, तो भूल जाइए कि आप कौन थीं। ये बस एक सलाह है। काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। बग्घी धीरे धीरे शहर से बाहर निकल जाती है। 3 दिन बाद रात हो चुकी है। कैंप में अलाव जल रहा है। लिलियाना तंबू के अंदर बैठी है और उसके सामने खाना रखा है। गरम सूप का एक कटोरा, ब्रेड का एक टुकड़ा और एक ग्लास रेड वाइन। तंबू के बाहर से शूरवीरों की आवाजें आ रही हैं। ऑपरेशन लगभग कामयाब हो ही गया था, लेकिन महाराज ने एक कातिल के लिए जंग रोकने का हुक्म दे दिया। आखिर वो सोच क्या रहे हैं? शायद महाराज को राजकुमारी ने धोखा दिया था, इसलिए वो उसे सजा देना चाहते हैं। शायद इससे उन्हें तसल्ली मिले। वो 5 साल तक बंदी जो थे, कैद किए गए और फिर बेच दिए गए कितने बेचारे राजकुमार थे। क्या महाराज को अब भी उसकी परवाह है? वो बचपन के दोस्त नहीं थे क्या? महाराज की शादी तो तय हो चुकी है। कहीं वो राजकुमारी लिलियाना तो नहीं? ये सुनकर लिलियाना की आंखें तेज हो जाती हैं। फेलिक्स शादी कर रहा है। एक पुरानी याद उसके जहन में कौंध जाती है। धूप से रोशन एक आंगन में छोटी लिलियाना खिलखिलाकर हंस रही है। उसने नीले रंग का एक खूबसूरत गाउन पहना है और फेलिक्स उसके बगल में खड़ा है। लिलियाना अपना सीना पकड़ लेती है। उसकी आंखों में दर्द भर जाता है। तो फिर जब मैं उससे दोबारा मिलूंगी तो मेरे चेहरे पर कैसे भाव होने चाहिए। उधर फेलिक्स घोड़े पर बैठा नीचे कैंप को देख रहा है। कमांडर काल एक घुटने पर झुककर कहता है, महाराज। फेलिक्स हल्का सा अपना चेहरा घुमाता है। राजकुमारी को उसके ठिकाने पर वापस ले जाओ। उसे मेरे पास लाने की जरूरत नहीं है। काल कहता है, जी महाराज, मैं किसी को उनकी देखभाल के लिए लगा दूंगा। फेलिक्स बेरुखी से कहता है, एक बंदी है वो। नरमी बरतने की कोई जरूरत नहीं है। वो जिए या मरे, मुझे कोई परवाह नहीं। काल कैंप में लौटता है और पहरेदार एक साथ चिल्लाते हैं। कमांडर वापस आ गए। काल की नजरें शांति से सब पर घूमती हैं। वो सीधा लिलियाना के तंबू की ओर बढ़ता है। लिलियाना मेज पर बैठी है और उसे देखकर हल्का सा झुकती है। कमांडर काल। काल की नजर मेज पर रखे अछूते खाने पर पड़ती है। आप खाना बर्बाद नहीं कर सकती, वरना महाराज की रहमदिली बेकार चली जाएगी। लिलियाना मुस्कुराती है। मैं इसे बर्बाद नहीं कर रही हूँ, बस मुझे भूख नहीं है। वो मन में सोचती है, पूरे 5 साल तक एक आवारा कुत्ते की तरह कैद रही। खाने को सिर्फ फफूंदी लगी ब्रेड मिलती थी। मेरा पेट तो पहले ही बर्बाद हो चुका है। अगर खा भी लिया तो उल्टी ही कर दूंगी। बस इतना काफी है कि मैं भूख से मर नहीं रही। वो सावधानी से पूछती है, कमांडर काल, जब हम राजधानी पहुँचेंगे तो क्या मैं फेलिक्स से मिल सकती हूँ? काल गंभीर भाव से कहता है, हमारे देश में महाराज को कोई उनके नाम से नहीं बुलाता। लिलियाना थोड़ा सिर झुका लेती है।
मैं समझ गई। कार्ल आगे कहता है, क्या आपको लगता है कि वल्हैला आकर आप नर्क से बच निकली हैं? ये जगह किसी को माफ नहीं करती। महाराज की हिफाजत के बिना ये एक बहुत बड़े पिंजरे के सिवा कुछ भी नहीं है। अंधेरे से अनगिनत खून जैसी लाल आंखें आपको घूरती हैं, बिगड़े हुए चेहरे मिलकर एक अनदेखा जाल बुनते हैं। आपको खामोशी से जीना होगा। इस जाल में मत फंसना, आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। लिलियाना धीरे से जवाब देती है, जी मैं समझ गई। मैं अपनी हैसियत का ध्यान रखूंगी। एक पल को हैरानी की एक लहर कार्ल की आंखों में दौड़ जाती है। क्या ये बस हिम्मत दिखा रही है? वो आगे कहता है, सफर जल्द ही फिर शुरू होगा। आप खाना खाकर जल्दी आराम कर लें। महाराज आपसे मिलने नहीं आएंगे। कोई गलतफहमी मत पालिएगा। फिर वो मुड़कर चला जाता है। तंबू का पर्दा गिरने के बाद लिलियाना एक लंबी आह भरती है। वो मुलायम बिस्तर पर गिर पड़ती है। उसके सुनहरे बाल शानदार बिस्तर पर फैल जाते हैं। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। रेशम की चादरों की नरमी को महसूस करते हुए वो सोचती है, ये सब फेलिक्स की वजह से है। उस सड़ी हुई काल कोठरी से निकल पाई, इसी के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मुझे इतने में ही खुश रहना चाहिए। पर उसका हाथ अपने सीने पर चला जाता है। दिल में एक अनचाही सी कसक है। दिल की गहराइयों से आवाज आती है, फेलिक्स तुम मुझे खुद से दूर क्यों कर रहे हो? उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लिलियाना बिस्तर पर सिमटकर बड़बड़ाती है, बहुत दर्द हो रहा है, जैसे मेरे दिल में कोई छेद हो गया हो। अगले दिन लिलियाना बग्घी पर सवार होती है। कार्ल घोड़े पर बैठा है। वो जोर से ऐलान करता है, हम निकल रहे हैं। बग्घी धीरे धीरे चलने लगती है। पहियों से चरमराने की आवाज आती है। लिलियाना सिर झुकाए सोचती है, मैं ही तो थी जो इतनी बेताबी से चाहती थी कि फेलिक्स घर लौटकर अपनी राजकुमार की उपाधि वापस ले ले। सेबेस्टियन और कमांडर कार्ल दोनों ही मुझे सच्चाई का सामना करने के लिए कह रहे हैं। इन 5 सालों में फेलिक्स और मेरी जगह पूरी तरह से बदल गई है। फेलिक्स लिलियाना को मिन्नत भरी नजरों से देखता है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं घर वापस नहीं जाना चाहता। लिलियाना बेरुखी से कहती है, ड्यूक फ्रेडरिक तुम्हें लेने आए हैं। यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। फेलिक्स का चेहरा उतर जाता है। तुम मेरा दिल क्यों नहीं समझती? लेकिन आखिर में फेलिक्स खुद ही बग्घी पर चढ़ गया। उसकी नजरों में मेरा यह करना धोखे के अलावा और कुछ नहीं था। तो फिर उसने मुझे बचाया क्यों? काल की तेज नजरें उस पर पड़ती हैं। लगता है यह राजकुमारी रात भर सोचने के बाद अपनी मौजूदा हालत को समझ गई है। यह अच्छा है। इस तरह एक अनजान देश में भी वो अपने दम पर जी सकेगी। काफिला जंगल के रास्ते से आगे बढ़ता है। 15 साल पहले एलियट एक शानदार बग्घी के बगल में खड़ा था। वो इंपीरियल गार्ड्स का पूर्व कमांडर और काल का पिता था। एलियट अपना हाथ बढ़ाता है, महाराज कृपया नीचे उतरें। फेलिक्स बग्घी से नीचे उतरता है। वो नजरें झुकाए पूछता है, मिस्टर एलियट क्या आप शहर के अंदर मेरे साथ चल सकते हैं? एलियट गंभीरता से कहता है, मेरा फर्ज सिर्फ आपको शहर के दरवाजे तक पहुंचाने का है। एक मोनोकल पहने आदमी चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लिए पास आता है। राजकुमार फेलिक्स, मैं थियोडोर हूँ, एडविन साम्राज्य का प्रोटोकॉल मंत्री। मैं आपको महाराज से मिलाने के लिए ले चलूंगा। फेलिक्स विनम्रता से जवाब देता है, ठीक है। वो थियोडोर के पीछे पीछे चलता है। उसकी परछाई रेड कारपेट के आखिर में गायब हो जाती है। थियोडोर एक दस्तावेज पेश करता है। महाराज, यह वल्हैला के सम्राट का एक निजी पत्र है। एडविन साम्राज्य के सम्राट रेजिनाल्ड अपने शानदार सिंहासन पर बैठे वो पत्र को देखते हैं। उसमें लिखा है, मैं अपने बेटे फेलिक्स जो रानी से जन्मा है उसे पेश करता हूँ ताकि हमारे दोनों देशों के बीच दोस्ती मजबूत हो सके। रेजिनाल्ड की आंखों में नफरत की एक झलक दौड़ जाती है। एक व्यापारिक बंदरगाह के लिए उसने अपने ही बेटे को बेच दिया। कितना इज्जतदार बाप है। वो अपना सिर उठाकर हॉल के बीच में देखता है। कितना बेचारा है फेलिक्स वहाँ अकेला खड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी भी पल रो देगा। लिलियाना उत्सुकता से अपना सिर उठाती है। पापा, वो बड़ी दीदी कौन है? रेजिनाल्ड मुस्कुराकर उसे ठीक करता है। वो बड़ी दीदी नहीं है,
वो बड़े भैया हैं। वो कुछ समय के लिए हमारे साथ रहेंगे। लिलियाना को अचानक समझ आता है, ओह ठीक है। वो सेबेस्टियन का हाथ झटक देती है। सेबेस्टियन एक पल के लिए चौंक जाता है। लिलियाना सीधे फेलिक्स की ओर भागती है, बड़े भैया कहकर पुकारती है। वो उत्साह से फेलिक्स का हाथ पकड़ लेती है। मेरा नाम लिलियाना है, तुम्हारा नाम क्या है? फेलिक्स थोड़ा हैरान सा लगता है। मैं फेलिक्स हूँ। लिलियाना की आंखें चमक उठती हैं। फेलिक्स, तुम बहुत सुंदर हो, बिल्कुल एक गुड़िया की तरह। चलो साथ में खेलते हैं। फेलिक्स मन ही मन में जवाब देता है, गुड़िया तो तुम लग रही हो। लेकिन फिर वो एक प्यारी सी मुस्कान देता है। ठीक है। दोनों हाथ में हाथ डाले उस रोशन दरवाजे की ओर चल पड़ते हैं। फेलिक्स लॉकेट खोलता है और लिलियाना की तस्वीर को देखता है। मैंने अपना कर्ज चुका दिया है, अब से तुम अपने रास्ते। फिर वो लॉकेट को एक दराज में रख देता है। सुबह हो रही है, आसमान में हल्की सुनहरी रोशनी है। एक हवेली पतले कोहरे में दिखाई देती है। लिलियाना की थकी हुई आंखें खिड़की से बाहर देखती हैं। बग्घी एक गोथिक स्टाइल की इमारत के सामने रुकती है। लोहे का गेट कसकर बंद है। आंगन शांत और खाली है। कार्ल लगाम खींचता है। उसकी नजरें तेज हैं। हम आ गए, कृपया नीचे उतरें। लिलियाना सिर झुकाए बग्घी से बाहर निकलती है। कार्ल कहता है, महाराज के आदेशानुसार मुझे तुरंत महल लौटना होगा। लिलियाना हल्का सा झुकती है। कमांडर कार्ल, आपका धन्यवाद। कार्ल चुपचाप उसे देखता है। फिर वह अपना चेहरा फेर लेता है। यह मेरा कर्तव्य है, लिलियाना। वह मुड़ती है और कई गार्डों से घिरी हवेली के दरवाजे की ओर चलती है। कार्ल घोड़े पर बैठे उसे देखता है। वह डरावनी हद तक आज्ञाकारी लग रही है। फिर वह अपना घोड़ा घुमाता है और सुबह की धूप में अकेले गायब हो जाता है। लिलियाना दरवाजे के सामने खड़ी है। एक गार्ड उसे लकड़ी का बक्सा देता है। वह बोलता है, इसके अंदर चाबियां और 3 महीने का भत्ता है। कृपया इसे स्वीकार करें। अब हम चलते हैं। लिलियाना बक्सा ले लेती है। हाँ, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। तीनों मुड़कर चले जाते हैं। लिलियाना अपनी पलकें झुका लेती है। उसकी हरी आंखों में कोई भाव नहीं है। वह लकड़ी का बक्सा खोलती है। अंदर सिक्कों की एक थैली और कुछ ठंडी चाबियां हैं। हवेली अंदर से सादे तरीके से सजी है। अंगीठी ठंडी है। यह भी जरूर महाराज की ही कृपा होगी। पेड़ की एक डाल पर 2 आदमी नीचे हवेली को देख रहे हैं। ऊंची पोनीटेल वाला आदमी पूछता है, महाराज का इरादा राजकुमारी को यहाँ रखने का है? छोटे बालों वाला आदमी मुस्कुराता है, बुरा नहीं है, कम से कम जेल से तो बेहतर है। रात हो जाती है। हवेली रोशनी से जगमगा रही है। तारे टिमटिमा रहे हैं। एक आदमी कॉफी पी रहा है। ब्लैकवुड वाकई काफी दूर है। लंबे बालों वाला आदमी यकीन के साथ कहता है, बिल्कुल लॉर्ड वेलेंटाइन। इतनी सुनसान जगह पर घर बनाना। महाराज सच में राजकुमारी से बहुत नफरत करते होंगे। वेलेंटाइन एक आराम कुर्सी पर बैठा है। तुम सब बहुत भोले हो। लंबे बालों वाला आदमी उलझन में उसे देखता है। वेलेंटाइन एक खनक के साथ अपना कप वापस मेज पर रखता है। छोटे बालों वाला आदमी आगे बढ़ता है। लॉर्ड वेलेंटाइन, क्या यह योजना उल्टी नहीं पड़ेगी? महाराज को एक मुजरिम सौंपना कोई अच्छी बात तो नहीं है। वेलेंटाइन दूर कहीं देखता है, खिड़की की जाली से। जिस मुजरिम की तुम बात कर रहे हो, वो तो बस बाहरी लोगों के लिए है। गोरे बालों वाला आदमी आगे कहता है, ब्लैकवुड में एक गर्मियों का महल है। उसे वहाँ ठहराने की कोई और वजह जरूर होगी। छोटे बालों वाला आदमी चिंतित दिखता है। ऐसी बातें कहना वह बहुत अकेले होंगे। वेलेंटाइन अपने हाथ फैलाता है और पूछता है, क्या वह शाही गार्ड्स को भेज दे? एक गैर जरूरी राजकुमारी के लिए सरहद पर सेनाएं? मुझे लगा था कि आखिरकार जंग होने वाली है। मैंने पहले ही अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ली है। हमारे शांत रहने वाले महाराज बस उससे मिलने में बहुत शर्मिंदा हैं। सम्राट और राजकुमारी बचपन के दोस्त हैं। वे एक साथ बड़े हुए हैं। वेलेंटाइन अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आती है।
यह सिर्फ मामूली नाराजगी नहीं है, यह नफरत में बदला हुआ प्यार है। वह राजकुमारी से बहुत गहरा प्यार करता है। दोनों आदमी एकदम से सदमे में जम जाते हैं। वैलेंटाइन आगे कहता है, ठीक है, ठीक है, आज रात योजना के अनुसार आगे बढ़ो। चांदनी रात में लिलियाना खिड़की पर खड़ी होती है और उसे बंद कर देती है। दोनों आदमी खिड़की के बाहर पेड़ पर लौट आते हैं। लंबे बालों वाला आदमी फुसफुसाता है, वो तो मजे से सो रही है। छोटे बालों वाला आदमी घिन दिखाता है, वो लालची वैलेंटाइन उसे पूरा का पूरा अपने लिए चाहता है, तो इसलिए वह उसे मारना चाहता है। लंबे बालों वाला आदमी चिंतित दिखता है। बड़े भाई, क्या महाराज सच में खुश होंगे? छोटे बालों वाला आदमी पलटकर पूछता है, क्या तुमने कभी महाराज को खुशी से मुस्कुराते देखा है? लंबे बालों वाला आदमी अपना सिर हिलाता है, नहीं। छोटे बालों वाला आदमी शांति से कहता है, हम तो बस भाड़े के गुंडे हैं, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सर वैलेंटाइन जिम्मेदारी लेंगे। बस के तौर पर हम पैसे मिलते ही तुरंत छिप जाएंगे। लंबे बालों वाला आदमी तारीफ करते हुए कहता है, बड़े भाई, आप कमाल के हो। छोटे बालों वाला आदमी खिड़की की ओर देखता है, नींद की दवा का असर जल्द ही होने वाला है, चलो। एक लंबी तलवार खिड़की को काटती हुई अंदर आती है। दो आदमी खिड़की से अंदर चढ़ते हैं। लिलियाना बिस्तर पर चुपचाप लेटी है, उसके सुनहरे बाल झरने की तरह बिखरे हुए हैं। उसकी सांसें एक लय में चल रही हैं। वो गहरी नींद में है। दो आदमियों की परछाई उस पर पड़ती है। राजकुमारी, कृपया हमें माफ कर दीजिए। चांदनी रात में महल ऊंची मीनारों के साथ खड़ा है, जो रात के आसमान को चीर रही हैं। शांत और आलीशान जूड़ा बनाए एक दासी नहाने के टब के पास खड़ी है। उसके चेहरे पर गंभीर भाव है और हाथ में एक लाल बाथरोब है। बाथटब में फेलिक्स अचानक अपना सिर ऊपर उठाता है। पानी के छींटे उड़ते हैं। उसके छोटे काले बाल भीगे हुए हैं। पानी की बूंदें उसकी चौड़ी पीठ पर फिसल रही हैं। दासी फेलिक्स को बाथरोब पहना देती है। फेलिक्स अपने बाल सुखाता है। एमिली, कल मुझे 1 घंटा पहले जगाना। वो मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ता है। तुम जा सकती हो। एमिली थोड़ा झुकती है। जी, महाराज। फेलिक्स को अचानक कुछ महसूस होता है। कौन है वहाँ? लिलियाना जमीन पर पड़ी है। उसके सुनहरे बाल उसके चेहरे को ढके हुए हैं। फेलिक्स पास से एक लंबी तलवार निकालता है। वो लिलियाना के चेहरे पर आए लंबे बालों को हटाता है। उसका चेहरा साफ देखने के बाद फेलिक्स की आंखें हैरत से फैल जाती हैं। फेलिक्स धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हर कदम असहनीय रूप से भारी है। तलवार उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर जाती है। वो धीरे धीरे घुटनों के बल बैठता है। वो लिलियाना के कमजोर शरीर को देखता है। उसकी आंखों में दर्द भरा है। फिर वो कांपते हाथों से लिलियाना के गाल को छूता है। लिलियाना अपनी आंखें खोलती है। उसकी हरी आंखें थकान से भरी हैं। वो उलझन भरे भावों से धुंधले कमरे को देखती है। फिर वो धीरे धीरे उठकर बैठ जाती है। उसकी नजरें चारों ओर घूमती हैं। उसकी नजरें अंधेरे में एक परछाई पर जाकर रुकती हैं। फेलिक्स एक कुर्सी पर बैठा है। मोमबत्ती की रोशनी में उसकी आकृति दिखाई दे रही है। लिलियाना का शरीर अचानक अकड़ जाता है। उसकी आंखें डर से सिकुड़ जाती हैं। वो फेलिक्स का चेहरा साफ साफ देख लेती है। वो कांपती हुई आवाज में पुकारती है, भाई। फेलिक्स चुप रहता है। लिलियाना को कुछ एहसास होता है। वो अपना सिर झुका लेती है और कहती है, महाराज। फेलिक्स धीरे से बोलता है। उसकी आवाज डरावनी रूप से धीमी है, राजकुमारी। वो खड़ा होता है। उसका लंबा कद एक परछाई बनाता है। वो चुपचाप बिस्तर की ओर बढ़ता है। फेलिक्स बिस्तर के सामने रुक जाता है। माहौल भारी और बोझिल है। लिलियाना की आंखों में डर भरा है। मैं माफी चाहती हूँ। फेलिक्स एक पल के लिए जम सा जाता है। लिलियाना बिस्तर से उतरती है। उसकी आवाज में उलझन है। मैं महाराज के कमरे में क्यों हूँ? मेरा इरादा आपके आराम में खलल डालने का नहीं था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए।
फेलिक्स की आवाज बर्फ की तरह ठंडी और साफ है। मैं यह नहीं सुनना चाहता। क्या तुम मुझसे इतना मिलना चाहती थी? क्या तुम्हें लगता है कि हमारा रिश्ता अभी भी पहले जैसा है? लिलियाना के दिमाग में फेलिक्स के पुराने शब्द गूंजने लगते हैं। जब तक तुम मुझे पहले गले लगाओगी, मैं भी तुम्हें गले लगा सकता हूँ, या तुम मुझे फिर से दूर धकेलने वाली हो। उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट दौड़ जाती है। मेरा वो मतलब नहीं था। फेलिक्स तिरस्कार से हंसता है। मेरे ओछेपन की वजह से तुम बदल गई हो। अगर तुमने मुझे गलत समझा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता तुम्हें यहाँ कौन लाया है, लेकिन एक विदेशी राजकुमारी के लिए ऐसी संदिग्ध चालें चलना। लिलियाना अपना सिर झुका लेती है। फेलिक्स, अगर मेरी बेइज्जती करने से आपको बेहतर महसूस होता है। फेलिक्स की नजरें तीखी हो जाती हैं। मुझे भाई मत कहो, मुझे घिन आती है। लिलियाना मुड़ जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, वो मन ही मन सोचती है। मुझे कमांडर काल की सलाह याद रखनी चाहिए थी। सिर्फ इसलिए कि फेलिक्स ने मेरा नाम लिया, मैंने अनजाने में उम्मीद की एक किरण पकड़ ली। फेलिक्स कदम दर कदम आगे बढ़ता है। वो पास आकर लिलियाना को नीचे देखता है। क्या तुम्हें लगता है कि यह दयनीय नाटक करके मैं भावनाओं में बह जाऊंगा? उसका हाथ अचानक लिलियाना की ठोड़ी को पकड़ लेता है, उसे ऊपर देखने के लिए मजबूर करता है। मुझे निराशा हुई। लगता है 5 साल की कैद ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। यह कहकर वो उसे पीछे धकेलता है। लिलियाना नरम बिस्तर पर गिर जाती है। उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। फेलिक्स नीचे झुकता है। क्या तुम नाखुश हो? क्योंकि तुम्हारे एक पुराने बंधक ने तुम्हें इतना मामूली घर दिया, तो तुम मेरा ध्यान खींचने के लिए इन घटिया तरीकों पर उतर आए हो। तुम्हारे अंदर अब एडविन साम्राज्य का कुछ भी नहीं बचा। तुमने सब कुछ खो दिया है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अतीत में खोया था। तुम डूबने वाली हो। डूबते हुए इंसान को तो तिनके का सहारा भी ले लेना चाहिए। इतनी जिद्दी मत बनो, कुछ तो कहो। लिलियाना की आवाज में कोई जान नहीं थी। मैं क्या कहूँ? तुम तो मुझसे वैसे भी नफरत करते ही हो। थोड़ी और सही, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं थक गई हूँ। फेलिक्स के होंठ हल्के से मुड़े। हमारे अतीत की खातिर मैं तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। यहाँ तक कि तुम्हें वो प्यार भी दे सकता हूँ जिसके लिए तुम तरसती हो। उसका हाथ लिलियाना के हाथ को छूता है। आखिरकार उन दर्दनाक 10 सालों में तुम ही अकेली थी जिसने मुझे भाई कहकर बुलाया था। तुम ही अकेली थी जिसने मेरे साथ इंसानों जैसा बर्ताव किया था, है ना? लिलियाना चुपचाप लेटी रही। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं थक गया हूँ, फेलिक्स कहता रहा। मैं तुम्हें इस साम्राज्य की सबसे इज्जतदार औरत भी बना सकता हूँ। लिलियाना को सेबेस्टियन के शब्द याद आते हैं। बस तुम इच्छा करो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। सम्मान, दौलत, लोगों का प्यार, मैं सब कुछ लौटा दूंगा जो तुमने खो दिया है। लिलियाना आखिरकार बोली, तुम सब मुझे जीतना चाहते हो। मैंने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा है? तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? मेरा अतीत को वापस लाने का कोई इरादा नहीं है। भले ही मैं एक शर्मनाक इंसान थी जिसने तुम सबको चोट पहुंचाई। क्या मुझे मिली सजा काफी नहीं है? वह उठकर बैठ जाती है, अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए। जेल से रिहा होना ही एक ऐसी खुशी है जिसकी मैं हकदार नहीं हूँ। मैं महाराज की इस महान दया को कभी नहीं भूलूंगी। आपका यह पूछने का क्या मतलब है कि मैं और क्या चाहती हूँ? वह नंगे पैर बिस्तर से उतरती है और ठंडे कालीन पर खड़ी हो जाती है। अगर महाराज नहीं चाहते कि मैं सेवा करूँ, तो मैं इजाजत चाहूंगी। वह अपनी स्कर्ट उठाकर धीरे से झुकती है। फिर वह कमरे से बाहर चली जाती है। फेलिक्स सिर झुकाए बिस्तर के किनारे पर बैठ जाता है। वह अपने काली हाथ को देखता है, जैसे उसकी गर्माहट अब भी वहाँ बाकी हो। वह अपना हाथ उठाकर अपना चेहरा ढक लेता है। उसकी उंगलियां उसके काले बालों में गहरी धंस जाती हैं। मैं यह कर क्या रहा हूँ? विशाल गलियारा तेज रोशनी से जगमगा रहा था। लिलियाना नंगे पैर चल रही थी। पहरेदार अपना सिर घुमाते हैं। उनकी निगाहें हैरानी और उलझन से भरी थीं। कानाफूसी फैल गई। एक औरत जो महाराज के कमरे से बाहर आई है।
लिलियाना चलना बंद कर देती है और ठंडी दीवार के सहारे झुक जाती है। उसका शरीर धीरे धीरे नीचे खिसकता है। वह एक गेंद की तरह सिमट जाती है। आंसू चुपचाप गिरते हैं। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। नौकरों का एक झुंड कानाफूसी करता रहता है। महाराज के कमरे से बाहर आ रही है। इसे तो जरा भी शर्म लिहाज नहीं है। एमिली ने तीखी नजर डाली। नौकर तुरंत चुप हो गए। एमिली ने एक क्षमादान पकड़ रखा था जिससे आगे का गलियारा रोशन हो रहा था। वह बिना किसी भाव के आदेश देता है, अपनी गश्त जारी रखो। नौकरों ने एक साथ जवाब दिया, जी। एमिली फेलिक्स का दरवाजा खटखटाता है। महाराज, क्या आप आराम कर रहे हैं? फेलिक्स दरवाजे की दरार से बाहर झांकता है। क्या बात है? एमिली अपनी नजरें झुका लेता है। मैं राजकुमारी को पहुंचाने आया हूँ। कई शूरवीर देख रहे हैं। अगर राजकुमारी को कुछ हो गया और यह बात सामंतों तक पहुंच गई तो आपका महाराज का पद जतरे में पड़ जाएगा। फेलिक्स बिना किसी भाव के सुनता है। उसका हाथ दरवाजे की चौखट को मजबूती से जकड़ लेता है। तो यह मैं तुम पर छोड़ता हूँ। दरवाजा धीरे धीरे बंद हो जाता है। एमिली क्षमादान पकड़े धीरे धीरे चला जाता है। वह अपनी भौहें सिकोड़ता है। हे भगवान! एलेक्स अंधेरे में अकेला खड़ा है। 5 सालों ने हमें अजनबी बना दिया है। तुम इतनी पास होकर भी इतनी दूर हो। तुम कभी धधकते सूरज की तरह थी, लेकिन तुम ही हो जो मुझे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाना जानती हो। लिलियाना लाल लिबास में भीड़ के सामने खड़ी है और फेलिक्स से ऐलान करती है, मैं तुम्हारा इजहार ठुकराती हूँ। क्या तुमने सच में यकीन कर लिया था कि एक राजकुमारी एक बंधक को चुनेगी? ड्यूक निकोलस से मेरी सगाई पहले ही तय हो चुकी है। इस गलतफहमी के लिए मुझे खेद है। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल ठीक हूँ। फेलिक्स दर्द से अपना माथा पकड़ लेता है। मुझे 1 से ज्यादा बार जख्म मिले हैं, फिर भी मैं तुम्हें नर्क से वापस खींच कर लाया। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपना सिर झुकाओ और अपनी गलती मानो। तुम्हें घुटनों पर लाने के लिए मुझे क्या करना होगा? एमिली उनके पीछे भागती है। राजकुमारी, कृपया रुकिए। लिलियाना रुक जाती है। वह अपने सामने खड़ी औरत को देखती है। तुम कौन हो? एमिली थोड़ा झुकती है। मैं एमिली हूँ, एक दरबारी महिला। लिलियाना सिर हिलाती है। शुभ संध्या, लेडी एमिली। उसे फेलिक्स की याद आती है। एक बार उसने बताया था, मेरी माँ मुझे पालने के लिए बहुत बीमार थी। मेरी दाई एमिली हर मुश्किल में मेरे साथ रही। पता नहीं वो कैसी होंगी। हम फिर मिलेंगे, है ना? वह दिखने में तो सख्त लगती है, लेकिन उनकी आवाज नरम है। एमिली कहती है, महाराज ने मुझे आपको ले जाने के लिए भेजा है। लिलियाना की आंखों में एक पल के लिए उलझन दिखाई देती है। एमिली लिलियाना के पास एक जोड़ी जूते रखती है। ये महाराज ने तैयार करवाए हैं। साइज शायद थोड़ा बड़ा हो, उसके लिए माफ कीजिएगा। लिलियाना जूते पहन लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज ऐसा क्यों करेंगे? मैंने तो उन्हें साफ साफ मना कर दिया था। एमिली शांति से कहती है, अपने देश लौटने के बाद ये महाराज के ही शब्द हैं। महाराज ने बहुत मुश्किलें झेली हैं, इसलिए उनका स्वभाव थोड़ा बेसब्र हो गया है। राजकुमारी, कृपया इसे दिल पर मत लीजिएगा। लिलियाना गहरी सोच में पड़ जाती है। मुश्किल वक्त मैं भी उससे गुजरी हूँ। क्या इंसानी तकलीफ की सच में तुलना की जा सकती है? मैं सच में नहीं समझ पा रही कि वो क्या सोच रहे हैं। वो एक अजनबी की तरह लग रहे हैं। एमिली उसे सीढ़ियों से नीचे ले जाती है। राजकुमारी, कृपया परेशान मत होइए। लिलियाना धीरे से जवाब देती है, हाँ, मैं इस लायक हूँ कि मुझे कोसा जाए। वैसे भी मुझे हर तरह की भावनाओं को सहने की आदत हो गई है। एमिली थोड़ी हैरान है। क्या सच में ऐसा रहा है? एक शूरवीर लगाम खींचता है। वह घोड़े से उतरता है। लेडी एमिली, क्या आप मुझे विदा करने आए हैं? एमिली थोड़ा झुकती है। शुभ संध्या, काउंट एड्रियन। एड्रियन उत्सुकता से लिलियाना को देखता है। ये कौन है? एमिली उसका परिचय कराती है। ये राजकुमारी लिलियाना है। एड्रियन के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। उसकी नजरें तेज हो जाती हैं। अच्छा, तो ये बात है।
वह लिलियाना के कंधों पर एक लबादा डालता है। तुम सोने के कपड़ों में बाहर क्यों चली आई? लिलियाना उलझन भरी आंखों से उसे देखती है। एड्रियन धीरे से उसके बालों को छूता है। जल्दी घर जाओ। वह एमिली की ओर मुड़ता है। क्या महाराज आराम करने चले गए? एमिली कहती है, अभी नहीं। एड्रियन की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। वो यकीनन सो नहीं सकते। मैं एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। भले ही आधी रात हो चुकी है, मैं हमारी जीत की खबर देने के लिए तेजी से घोड़ा दौड़ा कर आया हूँ। वह जाने के लिए मुड़ता है। बग्घी आ गई है। राजकुमारी को ले जाओ। एमिली झुकती है, समझ गई। वह लिलियाना से कहती है, काउंट एड्रियन ऐसे ही हैं। एक आदर्श शूरवीर जो कभी नहीं थकते। महाराज भी उनका कुछ नहीं कर सकते। वह रास्ता दिखाने के लिए मुड़ती है। इस तरफ से। मैं आपको बग्घी तक ले चलती हूँ। सब ठीक हो जाएगा। लिलियाना धीरे से जवाब देती है, जी। एमिली बग्घी का दरवाजा बंद करती है। शुभ रात्रि, राजकुमारी। लिलियाना जबरदस्ती मुस्कुराती है। शुभ रात्रि। बग्घी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। एमिली उसे जाते हुए देखती है। लगता है ये सर्दियां बहुत लंबी होंगी। वह मुड़ती है और एक लंबी आह भरती है। जंगल में चांद की ठंडी रोशनी पड़ रही है। दो आदमी पेड़ के तनों से टिककर जोर जोर से सांस ले रहे हैं। छोटे बालों वाला आदमी बोलता है, लॉर्ड मैथ्यू की भविष्यवाणी गलत थी। लंबे बालों वाला आदमी सहमत होता है। चलो ये बुरी खबर पहुंचाते हैं। वापस चलो। रात के आसमान के नीचे हवेली रोशनी से जगमगा रही है। एक आदमी अंदर खड़ा है। छोटे बालों वाला आदमी रिपोर्ट करता है, महाराज ने राजकुमारी को रात भर रुकने नहीं दिया, लेडी। एमिली ने उन्हें भेज दिया। लंबे बालों वाला आदमी अपनी बाहें मोड़ लेता है। हाँ, चिंता मत करो, हम में से कोई भी पकड़ा नहीं गया। मैथ्यू अपना सिर झुकाता है और सोचता है, अच्छा तो ये बात है। वह अपना चाय का कप उठाता है और एक घूंट पीता है। उन्हें एक साथ नहीं रख पाए। हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। उसके होंठों के कोने पर एक मुस्कान आ जाती है। योजना सफल हुई। दोनों आदमी हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं, पूरी तरह से उलझन में। आपका क्या मतलब है? मैथ्यू चाय का कप नीचे रखता है। वह खड़ा होता है। डेनियल, क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है? छोटे बालों वाला आदमी, डेनियल, एकदम सुन पड़ जाता है। अभी नहीं। मैथ्यू लंबे बालों वाले आदमी की तरफ मुड़ता है। थॉमस, तुम्हारा क्या ख्याल है? थॉमस शर्माते हुए मुस्कुराता है। क्या तुम मेरी किसी लड़की से पहचान करवाओगे? मैथ्यू अपने हाथ उन दोनों के कंधों पर रखता है। राज्याभिषेक के बाद से क्या तुमने कभी किसी औरत के बारे में सुना है जो महाराज के कमरे से निकली हो और उसे खुद लेडी एमिली छोड़ने आई हो? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। जाहिर है, दूसरे शब्दों में राजकुमारी महाराज के लिए कोई खास है। वो दोनों आदमी पूरी तरह से उलझन में दिखते हैं। डेनियल सिर झुकाकर सोचता है, लेकिन राजकुमारी तो बहुत उदास लग रही थी। उन्हें जरूर कुछ बुरा कहा गया होगा। क्या सिर्फ इसलिए कि वो एक विदेशी राजकुमारी है? महाराज ने उन्हें मारा नहीं, वो तो बस उनसे चिढ़े हुए हैं। मैथ्यू अपनी आंखें बंद कर लेता है। तुम गलत हो। नफरत जितनी गहरी होती है, प्यार उतना ही मजबूत होता है। ये एक दीवाने इश्क का मजा है। मैं इन मामलों में बहुत तजुर्बेकार हूँ, समझो एक्सपर्ट हूँ। वो अपनी बाहें फैलाकर जोर से हंसता है। राजकुमारी लिलियाना हमारी किस्मत का सितारा है। व्यापार के सारे अधिकार मेरे हैं। हम नजर रखते रहेंगे। जब जरूरत पड़ेगी हम उनकी हिफाजत करेंगे। चलो अगले मौके का इंतजार करते हैं। खैर, लिलियाना एप्रन पहनती है। मुझे कुछ समय यहीं रहना होगा। पहले मुझे अपनी सोच बदलनी होगी। वो पिछवाड़े से एक झाड़ू उठाती है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। पहले सफाई से शुरू करते हैं। मुझे पैसे भी बचाने होंगे। एक बार सब कुछ ठीक हो जाए तो मैं काम ढूंढूंगी। मुझे पैसों और जान पहचान की जरूरत है इस जगह को छोड़ने के लिए। मुझे एडविन के लोगों को सच्चाई बतानी होगी। चाहे कुछ भी हो जाए,
मुझे यह गलतफहमी दूर करनी ही होगी। वो जोर जोर से झाड़ू लगाती है, धूल उड़ती है। पिताजी, माँ, मैंने हार नहीं मानी है, प्लीज मुझ पर गर्व करना। वो मेज साफ करती है और एक लंबी आह भरती है। वो साफ खिड़की से बाहर देखती है। एक लड़का जो ओवल पहने है गेट पर खड़ा है और उसके हाथ में लाल चीजों से भरी एक टोकरी है। लिलियाना दरवाजा खोलती है। तुम कौन हो? लड़का उसे टोकरी पकड़ाता है। मेरी माँ ने कहा है कि यह आपके लिए है। लिलियाना टोकरी में रखे टमाटरों को थोड़ी हैरानी से देखती है। मेरे लिए? लड़का टोकरी उसके हाथों में थमा देता है। हाँ, आपके लिए। लिलियाना जल्दी से उसका शुक्रिया करती है। आह, शुक्रिया। लड़का हाफता है और मुड़कर भाग जाता है। लिलियाना लड़के की दूर जाती हुई परछाई को हैरानी से देखती है। कोई पड़ोसी? वो टोकरी पकड़ती है। सफाई खत्म करके मैं उन्हें शुक्रिया कहने जाऊंगी। घोड़ों के टापों की आवाज पथरीली सड़क पर गूंजती है। 3 आदमी घोड़ों पर सवार होकर गुजरते हैं और लिलियाना को देख लेते हैं, जो दूर खड़ी है। एड्रियन बोलता है, क्या वो राजकुमारी लिलियाना नहीं है? मैंने कल रात उन्हें शहर के गेट पर नाइट ड्रेस में देखा था। मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं उन्हें ठंड न लग जाए। काल हैरान दिखता है। क्या नाइट ड्रेस में? लिलियाना टोकरी पकड़े हुए है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है। वो मुड़कर अपने घर की ओर चलने लगती है। काल अपने बगल में बैठे फेलिक्स पर एक नजर डालता है। क्या महाराज जानबूझकर समर पैलेस के लिए इस रास्ते से आए हैं? स्टडी रूम में फेलिक्स अपना सिर हाथ पर टिकाकर बोलता है, तुम्हारी चेतावनी की वजह से राजकुमारी अपनी हैसियत समझ गई है। मैं उसकी तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। काल उलझन में दिखता है। महाराज के शब्द और उनके हाव भाव बिल्कुल अलग हैं। वो गुस्से में हैं। एड्रियन अचानक बोलता है, महाराज, मुझे कुछ याद आया। कहो। वो गार्ड्स को हुक्म देता है, महाराज की करीब से हिफाजत करो। गार्ड जवाब देता है, जी सर। काल मन में सोचता है, महाराज को मेरी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि अगर मैं और देर रुका तो महाराज मुझे घूमकर मार डालेंगे। एड्रियन फेलिक्स को देखकर मुस्कुराता है। मैं फौरन वापस आता हूँ, आप चिंता न करें। फेलिक्स हुक्म देता है, बिना किसी हाव भाव के। काल, चलो। काल जवाब देता है, जी महाराज। एड्रियन उनके पीछे हाथ हिलाता है। फिर मिलते हैं। घोड़ों के टापों की आवाज दूर हो जाती है। सिर्फ एड्रियन रह जाता है। एड्रियन लिलियाना के पास जाकर झुकता है। राजकुमारी साहिबा, क्या आपको कल रात अच्छी नींद आई? लिलियाना टोकरी पकड़े हुए है। काउंट एड्रियन, आपकी फिक्र के लिए शुक्रिया। वो अपनी नजरें झुका लेती है। मैं अब कोई राजकुमारी नहीं हूँ, प्लीज मुझे मेरे नाम लिलियाना से बुलाइए, या लिली भी ठीक है। काउंट एड्रियन मुस्कुराता है। तो फिर अब से मैं तुम्हें लिली कहूँगा। ब्लैकवुड समर पैलेस में एक दावत होगी। वो एक छत आगे बढ़ाता है। इसे लो। लिलियाना टोकरी को कसकर पकड़ लेती है। अपनी अभी की हालत में मैं किसी दावत में शामिल नहीं हो सकती। एड्रियन कहता है, अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हें वो चोगा हमेशा के लिए उधार दे दूंगा। लिलियाना जल्दी से समझाती है, मैं उसे अभी तुरंत ले आती हूँ। एड्रियन कहता है, मैं आज बहुत बिजी हूँ, मुझे बहुत काम है। वो ढत को टोकरी में रख देता है। वो चोगा मैं जीत के मौके पर पहनता हूँ। वो अपने घोड़े पर सवार हो जाता है। उसे खुद आकर मुझे लौटाना ही सही तहजीब है ना? वो घोड़ा दौड़ाते हुए दूर चला जाता है। मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम नहीं आती। घोड़े की टापें दूर जाकर शांत हो जाती हैं। लिलियाना टोकरी में रखे फत को नीचे देखती है, सोच में डूबी हुई। काउंट एड्रियन घोड़ा दौड़ाकर ग्रुप के पास पहुंच जाता है। मैं वापस आ गया। वो मुस्कुराते हुए फेलिक्स से पूछता है, महाराज, आपको क्या लगता है लिली पर किस रंग का गाउन अच्छा लगेगा? एकदम सफेद कैसा रहेगा? इससे उसके सुनहरे बाल और भी उभर कर दिखेंगे। फेलिक्स का चेहरा गंभीर हो जाता है। काउंट एड्रियन अपनी बात जारी रखता है, क्या मुझे उसे एक हार भी भेजना चाहिए, उसकी तारों जैसी आंखों से मैच करने के लिए?
मैंने सुना है महाराज कि आप बचपन में उसके लिए फूलों के ताज बुना करते थे। क्या यह सच है? बचपन में वो बहुत प्यारी लगती होगी। इतनी मुश्किलें झेलने के बाद भी वो अभी भी एक गुड़िया की तरह खूबसूरत है। मैंने उसे दावत का न्योता दे दिया है। वो अभी अभी यहाँ आई है। शायद उसके पास कोई गाउन नहीं होगा। कार्ल चिंता के साथ फेलिक्स के गंभीर चेहरे को देखता है। मन में काउंट एड्रियन, तुम अपनी जान गंवाओगे। बोलना बंद करो और राजकुमारी के लिए कोई निकनेम इस्तेमाल मत करो। क्या यह कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है? काउंट एड्रियन एक उंगली उठाता है, क्योंकि वो मुझे मेरी बहन की याद दिलाती है जो उसी की उम्र की है। वैसे मैं आजकल एक रिश्ते की तलाश में भी हूँ। एक नाइट का फर्ज होता है कि वो खूबसूरत और प्यारी राजकुमारियों पर फिदा हो जाए। और वैसे भी मैं अभी अभी एक जंग जीत कर आया हूँ, तो मेरे पास वक्त है। फेलिक्स चुप हो जाता है। जो चाहे करो। वो घोड़े से उतरता है और दूर महल की तरफ चल देता है। उसकी दूर जाती हुई पीठ मजबूत इरादे दिखा रही थी। एड्रियन जीत का इशारा करता है। सच में बिखरे हुए बिस्तर पर एक खुला हुआ काला गिफ्ट बॉक्स पड़ा है, जिसके बगल में एक ढत है और एक लाल रिबन नीचे लटक रहा है। बॉक्स के अंदर खूबसूरत गहनों से जड़ा एक हार और एक गाउन है। लिलियाना बिस्तर के किनारे पर बैठी है। उसके सुनहरे बाल बिखरे हुए हैं। उसकी नजरें गाली हैं। वो अपने सामने रखे तोहफों और फत को घूर रही है। अपने 15वें जन्मदिन पर दावत में फेलिक्स के साथ डांस करना ऐसा लगता है जैसे सदियां बीत गईं। सेबेस्टियन भीड़ में खड़ा था। उसके चेहरे पर उदासी थी। वो उस दिन मुस्कुराया नहीं था। लिलियाना का हाथ गिफ्ट बॉक्स पर फिरता है। लॉर्ड एड्रियन ने मुझे चोगा उधार दिया, एक गाउन भी भेजा। हमें एक दूसरे को जाने हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं। वो बिस्तर पर लेट जाती है। पर एड्रियन दिल का साफ लगता है। वो बुरा इंसान नहीं लगता। उसके ख्याल भटक जाते हैं। क्या इस दुनिया में सच में कोई बिना किसी वजह के मेहरबानी दिखाता है? वो अपने परिवार के बारे में सोचती है। मुस्कुराते, ठंडे, मतलबी चेहरे एक एक कर सामने आते हैं। कभी वो ही उसकी पूरी दुनिया थे। मैं मानती थी कि परिवार की मेहरबानी तो स्वाभाविक होती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम एक परिवार थे। लेकिन वो मासूमियत कब की टूट चुकी है। मैं सब कुछ खो चुकी हूँ। अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? लिलियाना आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटी है। आंसू चुपचाप उसके गालों से फिसल रहे हैं। पापा, मम्मी, डेनियल और थॉमस दरवाजे के बाहर छिपकर सुन रहे हैं। डेनियल हैरानी से फुसफुसाता है, ओहो क्या राजकुमारी रो रही हैं? दोनों घबराकर एक दूसरे को देखते हैं। थॉमस पूछता है, क्या हमें पीछे हट जाना चाहिए? डेनियल सिर हिलाता है, पीछे हटो। अगली सुबह लिलियाना अकेले हवेली से बाहर निकलती है और बंद सफेद गेट के सामने खड़ी हो जाती है। उस दिन वाला टोपी वाला लड़का थोड़ा घबराते हुए उसके पास आता है। हेलो। लिलियाना मुड़ती है। हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का धीरे से कहता है, मैं ओलिवर हूँ। क्या आप बाहर जा रही हैं? लिलियाना सिर हिलाती है, हाँ। ओलिवर अपना हाथ उठाकर कहता है, प्लीज पीछे की गलियों से मत जाना, वहाँ बहुत से आवारा लोग रहते हैं। इतना कहकर वो जल्दी से जाने के लिए मुड़ जाता है। मैं अब चलती हूँ। लिलियाना की आंखों में एक दृढ़ संकल्प की चमक आ जाती है। हाँ, वापस आकर मैं ओलिवर के घर जाऊंगी। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। उसके चेहरे पर उलझन भरे भाव आ जाते हैं। लेकिन अगर उन्हें पता चला कि मैं एडविन की कैदी हूँ, तो क्या वे अब भी मुझसे ऐसे बात करेंगे? वो जोर से अपना सिर हिलाती है। मैं फिर से इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हूँ? यहाँ विलेन तो सेबेस्टियन है। एक बड़े से सफेद महल में मेहमान पत्थर की सीढ़ियाँ चढ़कर दरवाजे की तरफ जा रहे थे। गुलाबी बालों वाली एक जवान लड़की जो एक शानदार गाउन पहने हुई थी, अपने बगल में खड़े आदमी से कहती है, पिताजी से कह देना मैं आज रात देर से घर आऊंगी। वो आदमी अपना सिर हिलाता है। मिस इजाबेला, काउंट साहब चिंता करेंगे। इजाबेला धीरे से अपना पंखा हिलाती है। पिताजी को अब मुझे अकेला छोड़ना सीखना होगा। एक बार मेरी शादी हो गई तो मैं कभी कभी ही यहाँ आ पाऊंगी। मैं उन्हें मना लूंगी। इजाबेला मुस्कुराते हुए अपनी सहेलियों से घिरी हुई थी। मैंने इतनी सुंदर ड्रेस पहनी है।
लॉर्ड एड्रियन की नजर मुझ पर जरूर पड़ेगी, है ना? मैं इकलौती बेटी हूँ। मेरे माता पिता का सारा प्यार सिर्फ मेरा है। तुम्हारी तो बहनें हैं। तुम्हें अपने माता पिता की उम्मीदों को बांटना पड़ता है। वो अपनी मुट्ठियां भींच लेती है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। मैं ये जरूर कर सकती हूँ। वो मुझ पर मोहित हो जाएंगे। एक लेडी अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लेती है। उसकी आंखों में प्यार भरा था। लॉर्ड एड्रियन पिछली बार से भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। एड्रियन भीड़ की तरफ बढ़ता है। इजाबेला तेजी से घूमती है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या वो इस तरफ आ रहे हैं? हे भगवान, मैं क्या करूं? वो घबराहट में अपनी स्कर्ट ठीक करती है। मैं आज के दिन के लिए कब से तैयारी कर रही थी। आखिरकार मैं लॉर्ड एड्रियन के करीब जा सकती हूँ। एड्रियन सीधा इजाबेला के पास से गुजर जाता है। इजाबेला पूरी तरह से हैरान अपनी जगह पर जम जाती है। क्यों? उसकी सहेलियां उसके आसपास इकट्ठा हो जाती हैं। क्या हुआ? तुमसे जरूर कोई गलती हुई होगी। एड्रियन लिलियाना के पास पहुंचता है। इजाबेला उसे घूरते हुए सोचती है, कौन है वो औरत? लिलियाना चोगा आगे बढ़ाती है। मैं यह लौटाने आई थी। एड्रियन चोगा ले लेता है। शुक्रिया, मैं इसकी सराहना करता हूँ। वो लिलियाना के कपड़ों पर नजर डालता है। इसने वो गाउन नहीं पहना जो मैंने भेजा था। इसे दावतों से सच में नफरत होगी। इजाबेला जमी हुई खड़ी थी। मैंने इतनी मेहनत से तैयारी की, फिर भी मुझे नजरअंदाज कर दिया गया। उसके पीछे एक सहेली कहती है, वो एडविन की राजकुमारी है ना? नीले बालों वाली एक लड़की हैरानी से देखती है। क्या तुम उसे जानती हो? वो औरत बताती है, मेरा भाई लॉर्ड कार्ल के साथ काम करता है। उसने राजकुमारी के बारे में सुना है। नीले बालों वाली लड़की को समझ आता है, अच्छा, लेकिन उसकी ड्रेस तो कितनी मामूली है। पता नहीं महाराज ने उसे अब तक छोड़ा क्यों नहीं है। क्या शाही खजाने का इस्तेमाल करके उसकी मेजबानी करना वाकई जरूरी है? वो उस औरत की बेटी है जिसने रानी से सम्राट का प्यार छीन लिया था। एक बेरहम कातिल जिसने अपने ही परिवार को मार डाला। मेहमान कानाफूसी करते रहते हैं। देखो, उसने लॉर्ड एड्रियन को रिझाना शुरू भी कर दिया। इजाबेला का चेहरा उतर जाता है। वो बड़बड़ाती है, वो अफवाहों वाली कातिल एड्रियन जरूर बस आदेश का पालन कर रहे होंगे। लिलियाना एड्रियन के सामने झुककर सलाम करती है। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। एड्रियन अपना हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ लेता है। रुको। इजाबेला जमी हुई खड़ी थी। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। नामुमकिन, आज तक किसी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा। एड्रियन लिलियाना को पकड़ता है। मुझे कुछ कहना है, मेरे साथ चलो। लिलियाना हैरान परेशान दिखती है। ये क्या हो रहा है? वो छुड़ाकर घर जाना चाहती है, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत है। मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकती। वो चारों ओर देखती है। मैं क्या करूं? सब मुझे ही देख रहे हैं। इजाबेला अपनी मुट्ठियां भींच लेती है। मैं हार नहीं मानूंगी। मैं हाउस मॉन्ट्रोज की वारिस हूँ। लॉर्ड एड्रियन के लिए मैं ही सबसे सही हूँ। मॉन्ट्रोज घराने की औरतें हमेशा वही पाती हैं जो वो चाहती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। दुश्मन राज्य की राजकुमारी, तुम हारने के लिए तैयार हो जाओ। एक गाड़ी रुकती है। कार्ल दरवाजे के पास खड़ा है। महाराज, हम पहुंच गए। फेलिक्स गाड़ी से नीचे उतरता है। वो एक शानदार फौजी वर्दी में है। उसकी सख्त नजर चारों तरफ घूमती है। सामने के नजारे पर वो जश्न की जगह में दाखिल होता है। आसपास के मेहमान तुरंत शांत हो जाते हैं और सम्मान में झुक जाते हैं। कार्ल यह नजारा देखता है और धीरे से सांस लेता है। महाराज के आते ही पूरा हॉल जैसे जम सा गया। फेलिक्स की नजर भीड़ पर घूमती है। उसकी आंखें एक खास दिशा में टिक जाती हैं। एड्रियन लिलियाना की कलाई पकड़कर उसे आगे खींच रहा है। फेलिक्स की निगाहें पल भर में बर्फ की तरह ठंडी हो जाती हैं। वो उस पकड़े हुए हाथ को घूरता है। उसकी भौहों के बीच गुस्सा साफ दिख रहा है। एड्रियन लिलियाना के सामने खड़ा है। मैं जो कहने वाला हूँ वो जरूरी है। कार्ल अचानक उनके पास आता है, उनकी बातचीत को रोकते हुए। लॉर्ड एड्रियन,
महाराज दूसरी मंजिल पर स्टडी में आपका इंतजार कर रहे हैं। एड्रियन मुड़ता है। मैं उससे बात खत्म करके आता हूँ। कार्ल कहता है, महाराज चाहते हैं कि आप तुरंत आए। एड्रियन के पास लिलियाना को निर्देश देने के अलावा कोई चारा नहीं। मेरे लौटने से पहले घर मत जाना। मैं मजाक नहीं कर रहा। लिलियाना धीरे से कहती है, जी। एड्रियन मुड़कर चला जाता है। कार्ल लिलियाना से कहता है, राजकुमारी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या हम दूसरे कमरे में बात कर सकते हैं? लिलियाना धीरे से जवाब देती है, जी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। फिर दोनों साथ साथ निकल जाते हैं। इसाबेला भीड़ में खड़ी है। वो उस दिशा में देख रही है जहाँ लिलियाना गई है। उसकी नजर धीरे धीरे तेज हो जाती है। लॉर्ड एड्रियन, मैं आपको उस औरत की असलियत दिखा कर रहूंगी। कार्ल दरवाजे के पास खड़ा है, इशारा करते हुए। कृपया अंदर आइए। इंतजार कीजिए। अंदर। लिलियाना मुड़कर उसे देखती है। उसकी आंखों में हल्की सी उलझन है। कार्ल जाने के लिए मुड़ता है। लिलियाना जल्दी से बोलती है, आपने कहा था कि आपको कुछ बात करनी है। आप जा क्यों रहे हैं? वो सोचती है, मुझे पता है कि यहाँ मेरा स्वागत नहीं है, लेकिन इस तरह नजरअंदाज किया जाना यह पहली बार है। हालांकि मैं इतनी परेशान नहीं लग रही। क्या मैं पहले से मजबूत हो गई हूँ? वो आखिर मुझसे क्या बात करना चाहता है? कुछ नहीं, बस मुझे हद में रहने की चेतावनी देने के अलावा। वो कमरे में चारों तरफ देखती है। यह शाही कमरा सच में कोई अच्छी जगह नहीं है। खिड़कियां इतनी ऊंची हैं, यह तो लगभग एक तहखाना है। उसका हाथ कुर्सी के हत्थे पर है। सेबेस्टियन और उसके लोगों का शुक्रिया। मैं लोगों को पढ़ना सीख गई हूँ। होंठ का फड़कना, आंखों के कोनों में हल्की सी झुर्रियां। चाहे कितना भी मामूली क्यों ना हो, मैं हर किसी के मन की बात देख सकती हूँ। वो अपनी पलकें झुकाती है। एक कड़वी मुस्कान उभरती है। क्या मैं एक भोली भाली बेवकूफ राजकुमारी से थोड़ी समझदार बंधक बन गई हूँ? इसाबेला गलियारे से तेजी से गुजरती है। धत तेरे की, यह कोई भूल भुलिया है क्या? मैंने लापरवाही की, वो लोग खो गए। मुझे नहीं पता किस आर्किटेक्ट ने इसे डिजाइन किया है। इसका लेआउट बहुत जटिल है। वो बेचैनी से इधर उधर देखती है। तुम लोग कहाँ हो? गलियारे के आखिर में एक साया दूसरी मंजिल की बालकनी में गायब हो जाता है। इसाबेला की आंखें चमक उठती हैं। वो जीत की मुस्कान के साथ कहती है, मिल गए। वो अपना स्कर्ट उठाती है और तेजी से उनके पीछे जाती है। घूमकर जाने से कुछ नहीं होगा। वो लोग एक कमरे में गए हैं, तो यह सच में एक गुप्त मुलाकात है। वो औरत सच में लॉर्ड कार्ल को फुसला रही है। वो दबे पांव दरवाजे के पास जाती है। एक चालाक मुस्कान उसके होंठों पर आ जाती है। मैं उसे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। मैं लॉर्ड एड्रियन को उसकी बेशर्मी भरी हरकतें दिखाकर रहूंगी। वो अपना पंखा दरवाजे की कुंडी में फंसा देती है। फिर वो अपना मुंह ढककर दबी हुई हंसी हंसती है। मैं इस औरत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। लिलियाना सोफे पर बैठी है। फेलिक्स को अंदर आते देखकर उसका चेहरा उलझन से भर जाता है। वो जल्दी से खुद को संभालती है, खड़ी होती है और झुककर प्रणाम करती है। महाराज। फेलिक्स की निगाहें बर्फ जैसी ठंडी हैं। क्या तुम निराश हो कि मैं हूँ? वो पूछताछ जारी रखता है। मुझे देखते ही तुम इतनी उदास क्यों हो गई? जब उस लड़के ने तुम्हें टोकरी दी थी, तब तो तुम खुश लग रही थी। लिलियाना थोड़ा झुकती है। ऐसा नहीं है। मैंने अभी लॉर्ड कार्ल से सुना कि आपको कुछ बात करनी थी। फेलिक्स कहता है, तुम्हें मैंने बुलवाया है, इसलिए जिस इंसान से तुम्हें बात करनी है वो मैं हूँ। लिलियाना उलझन में है। क्या हमने उस रात सब कुछ सुलझा नहीं लिया था? वो पूछता है, तुम्हारा इरादा क्या है? आज फेलिक्स उसके पास आता है। मैं तुमसे ठीक से बात करना चाहता हूँ। वो सोचता है, तुम दुबली लग रही हो। क्या सेबेस्टियन ने तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखा? लिलियाना। वो अपना सिर घुमाती है। आप क्या बात करना चाहते हैं? वो सोचती है। क्या मुझे उसे बता देना चाहिए कि मैंने उसे तब दूर क्यों किया था? फेलिक्स अचानक पूछता है। एड्रियन के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? लिलियाना का शरीर अकड़ जाता है। आप यह क्या कह रहे हैं? फेलिक्स और करीब आता है।
उसने तुम्हें मेरे सामने निकनेम से बुलाया और तुम्हें एक दावतनामा दिया। तुम दोनों इतने करीब कब आ गए? लिलियाना सन्न रह जाती है। उसने सोचा था कि वे अब अतीत के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अब उससे इस तरह पूछताछ की जाएगी। फेलिक्स ठंडेपन से कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हें यहाँ कौन लाया, लेकिन एक विदेशी राजकुमारी होकर ऐसी घटिया चालें चल रही हो। तुम्हें क्या लगता है बेचारी बनने का नाटक करने से मैं पिघल जाऊंगा और तुम्हें गले लगा लूंगा? वो 5 साल पहले की बात थी। अपनी आज की हैसियत को पहचानो। उस रात भी ऐसा ही था, उससे पहले भी, वो पहले से ही मुझे उन्हीं ठंडी आंखों से देख रहा था। उस वक्त जिसने भी मुझे देखा होगा उसने मुझे एक घिनौनी औरत ही समझा होगा। मैं कुछ भी कहूँ, आप शायद अब मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। फेलिक्स की नजरें गहरी हो जाती हैं। तुम्हें क्या लगता है चुप रहने से तुम सवाल से बच जाओगी? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा विरोध करो जैसे तुमने तब किया था। कभी छोटी लिलियाना ने फेलिक्स से कहा था, फेलिक्स, मैंने निकोलस के साथ सिर्फ चाय पी थी। तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं अब कोई 5 साल की बच्ची नहीं हूँ। मैं अपने फैसले खुद करूँगी। लिलियाना अपनी पलकें झुका लेती है। मैं भागूंगी नहीं, लेकिन मैं उस सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं हूँ। फेलिक्स का हाथ आर्मरेस्ट पर कस जाता है। वल्लाह साम्राज्य के सम्राट के तौर पर मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, अभी जवाब दो, एड्रियन के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? लिलियाना झटके से अपना सिर उठाती है। उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा होता है। महाराज, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको मुझे बांधने का क्या हक है? मैंने तुम्हें दूर इसलिए किया ताकि तुम्हें बंधक होने से आजाद कर सकूं। चाहे मुझे कितना भी गलत क्यों न समझा गया हो, मैंने सब सहा है। लेकिन वो ये शब्द जोर से नहीं कहते। फेलिक्स उसे नीची नजरों से देखता है। मेरा कोई लेना देना नहीं। क्या तुम भूल गए कि तुम्हें किसने बचाया था? लिलियाना अपना चेहरा फेर लेती है। मैं भूली नहीं हूँ। मैं आपकी इस बड़ी मेहरबानी के लिए सच में शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैंने कभी मदद नहीं मांगी थी। क्या मुझे आपको हर बात बतानी जरूरी है? फेलिक्स अचानक उसके कंधे पकड़ लेता है। क्या 5 साल पहले तुम्हारे शब्द और काम सच्चे थे? लिलियाना की आंखों में आंसू भर आते हैं। हाँ, आपका अपमान करना, आपका मजाक उड़ाना, वो सब सच था। आप यही कहना चाहते हैं न कि एक जालिम औरत सजा के लायक है? अगर 5 साल की कैद काफी नहीं है तो कृपया आप खुद मुझे सजा दे दीजिए। फेलिक्स चुपचाप उसे घूरता रहता है। लिलियाना उस पर एक नजर डालती है। क्या आपका गुस्सा निकल गया? अब तसल्ली हो गई, फेलिक्स शांति से कहता है। एड्रियन हमारे देश का सबसे बेहतरीन योद्धा है और तुम एडविन साम्राज्य की राजकुमारी हो। मैं बस यह पक्का करना चाहता हूँ कि कहीं तुम मेरे योद्धा की वफादारी को कमजोर तो नहीं कर रही। लिलियाना अपना पेट पकड़ लेती है। महाराज, कृपया मुझे बाहर जाने दीजिए। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वो फेलिक्स के पास से गुजरती है। आप निश्चिंत रहें। मुझ में न तो प्यार मोहब्बत की हिम्मत है और न ही फुर्सत। फेलिक्स दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। वो कहता है, लगता है कुंडी अटक गई है, लेकिन काल जल्द ही वापस आ जाएगा। वो लिलियाना की तरफ देखता है। उसके बगल में उसकी आंखों की पुतलियां तेजी से सिकुड़ती हैं। लिलियाना अपना पेट पकड़कर जोर से जमीन पर गिर जाती है।